जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त आशीर्वाद उर्फे के आज आपके लिए यह हिस्ट्री की जो हमारी श्रृंखला कुछ बची हुई है उसको लेकर के हम आए हैं। यह 11th क्लास की हिस्ट्री है जिसमें हमको देखना है कि पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन के बारे में, आधुनिकीकरण के बारे में, और पाठ या आपका 11 है इतिहास की कक्षा है। उससे पहले यह कक्षा आपको इन्फिनिटी वन एकेडमी की तरफ से दिलाई जा रही है जो बिल्कुल निःशुल्क है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे भी बच्चों का आपकी तरह फ़ायदा उठा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है जरा, और कुछ हम पढ़ भी चुके हैं जिसमें हमको देखना है। हम देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। मेजी पुनर्स्थापना से हमको शुरू करना है। इससे पहले हमारे जापान वगैरह इनके बारे में हमने अध्ययन कर रखा है, ठीक है। मेजी देखना है, अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण देखना है, औद्योगिक और मजदूर देखना है। उसके बाद आक्रमण, राष्ट्रवाद देख रहा, आक्रामक आक्रमण, हाँ राष्ट्रवाद देखना है। उसके बाद देखना है हमको पश्चिमीकरण, रोजमर्रा की जिंदगी। उसके बाद कार क्लब। उसके बाद हमको देखना है आधुनिकता पर विजय, फिर हार के बाद एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में वापसी को देखना है। और फिर हमको आफ्टर डिबेटिंग एंड द री इमर्जिंग एज अ ग्लोबल इकोनॉमिक्स पावर। इसके बाद चाइना को देखना है, गणतंत्र की स्थापना देखना है, चीनी साम्यवाद का उदय देखना है, नए जनवाद की स्थापना 1949 टू 1965 तक देखना है। फिर दर्शनों का टकराव 1965 से 1978 देखना है। फिर हमें 1978 से शुरू होने वाले सुधार को देखना है। फिर हमको देखना है ताइवान का किस्सा देखना है। फिर कोरिया की कहानी देखनी है, आधुनिकीकरण की शुरुआत, युद्धोत्तर राष्ट्रीय देखना है, तीव्र औद्योगिकरण एवं मजबूत नेतृत्व देखना है, लोकतांत्रिकरण की मांग और निरंतर आर्थिक विकास देखना है, कोरियाई लोकतंत्र और आईएमएफ का संकट जो था उसको देखना है। और फिर आधुनिकता के 2 मार्ग, हम इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं मेजी पुनर्स्थापना को, और मेजी पुनर्स्थापना के बारे में देखते हैं कि मेजी पुनर्स्थापना के बारे में क्या कहता है। ध्यान दीजिए, कहता है तोकुगावा वंश का शासन, यह तोकुगावा वंश है, इसका शासन अगर हम बात करते हैं तोकुगावा वंश, इसका शासन अगर बात कीजिएगा, इसका जो रूल था वह रूल आपको 1867 टू 68 देखिएगा मेजी वंश के नेतृत्व में समाप्त किया गया। और यह मेजी वंश के इस तोकुगावा का इसमें समाप्त किया गया, इसके रूल को समाप्त किया गया मेजियों के द्वारा, और मेजियों के द्वारा इसके रूल को समाप्त किया गया। फिर देखिए, कहता है कि मेजियों की पुनर्स्थापना के पीछे कई कारण थे और देश में कई तरह का असंतोष था, और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कूटनीतिक संबंधों की भी मांग की जा रही थी। और इसी बीच 1853 में अमेरिका ने कॉमोडोर मैथ्यू पेरी को जापानी सरकार से एक ऐसे समझौते पर दस्तखत करने की मांग के साथ भेजा जिसे जापान अमेरिका के साथ राजनीतिक या व्यापारिक संबंध बना सके। तो अमेरिका द्वारा, यानी बाय द अमेरिका आप देखते हैं 1853 कॉमोडोर मैथ्यू पेरी अमेरिका द्वारा इनको जापान भेजा गया, क्योंकि जापान और अमेरिका की रिलेशनशिप थोड़ी उनको अच्छी की जा सके, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद इसी चीज को कहा इंटरनल coincidence with the demands for trade and diplomatic relations. In 1853 the USA sent Commodore Matthew Perry इनका जो था आप देखते हैं 1853 to Japan to demand that the government sign a treaty that would permit trade, और या permit trade and open diplomatic relations, या permit trade के लिए permit trade and आप देखते हैं open
डिप्लोमेटिक ओपन डिप्लोमेटिक relations when it did the following years. Japan lie on the route to China which the USA saw as a major mark. ठीक है, यह उनके रिलेशनशिप को जो व्यापार में, क्योंकि आपने देखा था कि 1945 में जाकर के रिलेशन खराब हुआ, लेकिन उससे पहले की यह बात है कि जापान से वह रिलेशन किस तरह से सुधारने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड वार से पहले की बात है। ध्यान दीजिएगा 1853 बात करते हैं। आगे देखिएगा, उस समय एक ही पश्चिमी देश हॉलैंड था जिसके साथ जापान व्यापार करता था, क्योंकि एक हॉलैंड के साथ अगर बात करते हैं, केवल हॉलैंड के साथ जो जापान था इसके यहाँ पे ट्रेड होते थे और किसी अन्य देश के साथ नहीं होते थे। मतलब जापान इसी समय से अपने आप को ग्लोबलाइजेशन में शामिल कर रखा है। ध्यान दीजिएगा, जापान की यह बहुत बड़ी विशेषता थी कि खुद को इसी समय से ग्लोबलाइजेशन में शामिल करके रखा था। फिर मेरे प्यारे बच्चों, कहता है कि एट द टाइम 3 वाज ओनली वन वेस्टर्न कंट्रीज दैट आर ट्रेड विद जापान हॉलैंड। ठीक है, कहा शोगुन को 1868 में एक आंदोलन द्वारा जबरदस्ती सत्ता से हटाया गया। शोगुन की बात करते हैं, इनको 1868 में आंदोलन करके जबरदस्ती सत्ता से हटा दिया गया तथा सम्राट मेजी को एदो ले आया गया। और जो सम्राट मेदी थे उनको एदो ले आया गया। आप जानते हैं कि एदो उस समय विश्व बिरादरी में दुनिया में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला शहर था एदो, और यह कहाँ का था? जापान का। और एदो दुनिया में विश्व बिरादरी में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला शहर एदो था। ठीक है, कहता है एदो को राजधानी बना दिया गया तथा इसका नया नामकरण हुआ टोक्यो, और एदो को टोक्यो बना दिया गया। इस एदो को टोक्यो बना दिया गया, और एदो को टोक्यो जिसका अर्थ होता है पूर्वी राजधानी, जिसका अर्थ अगर देखेंगे तो होता है पूर्वी राजधानी। कहा इन द 1968 मोमेंट एंड द forcibly removed the shogun from power and the brought the emperors of Edo EDO लिखते हैं, एडो को EDO लिखते हैं, एडो। फिर क्या कहा? एडो दिस वॉज मेड इन द कैपिटल एंड द रीनेम्ड टोक्यो, और टोक्यो में ताजमहल मैं तेरे लिए बनवाऊंगा, कोलाबेरी की धुन इसी पर है ना। तो इसी तरह से टोक्यो इसका पुराना नाम होता है, इसका अर्थ होता है पूर्वी राजधानी। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कैपिटल बना दिया गया। चलिए फिर आगे कहता है फुकोकू कोएहो यानी समृद्ध देश मजबूत सेना, इसका मतलब होता है, और ने नारे के साथ सरकार में नई नीति का ऐलान किया, और वे यह जान गए थे कि उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था विकास तथा मजबूत सेना का निर्माण करने की जरूरत है। द गवर्नमेंट लंचेज इन द पॉलिसी विथ द स्लोगन फुकोको कोह्यू rich country, a strong army, they realized that they named to develop their economy and build a strong army। मतलब वह अपनी इकोनॉमिक को बिल्ड करना चाहते थे। उसके बाद जो जापानी थे, उसके बाद अपनी सैन्य शक्ति को पूरा एकदम ऐसा करना चाहते थे कि अब दूसरे से युद्ध लड़ा जाए तो भी हमारी नाकामी ना सिद्ध हो। तो इस तरह से करके उन्होंने काम किया। उसके बाद क्या कहता है कि ध्यान दीजिएगा, नई सरकार ने इसके साथ ही सम्राट व्यवस्था को पुनर्निर्माण का काम शुरू किया। उसके बाद कहता है कि सम्राट व्यवस्था से जापानी विद्वान का मतलब एक ऐसी सत्ता चलाते थे तथा नौकरशाही व सेना सम्राट के प्रति उत्तरदायित्व होते थे। ठीक है, सम्राट के जन्मदिन को राष्ट्रीय छुट्टी का दिन घोषित कर दिया गया, और वह पश्चिमी अंदाज में सैनिक कपड़े पहनने लगे। ठीक है, जो सम्राट थे, मतलब इससे पहले हमने देखा था कि जो सम्राट व्यवस्था थी, सम्राट जो व्यवस्था थी उसमें आपने क्या देखा था कि पुनर्निर्माण का, इनको रीस्ट्रक्चर का काम दिया गया। और सम्राट व्यवस्था जापानी विद्वान का मतलब था
या जो जापानी विद्वानों का मतलब था, जो जानते थे उसका मतलब बताते थे कि ऐसी सत्ता चलाते थे तथा नौकरशाही व सेना सम्राट के प्रति उत्तरदायित्व थे। जो ब्यूरोक्रेसी थे और उसके बाद कहते हैं नौकर और सम्राट, जो सेना थे, आर्मी थे, यानी नौकरशाही और सेना, ये सम्राट के नेतृत्व में काम करते थे। फिर देखिए क्या कहता है उसी चीज को, एट द सेम टाइम the new government also worked to build what they called the emperor system. Japanese soldiers used these terms as the European was the part of the systems along bureaucracy and the military डेट एक्सरसाइज पावर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, कहता है सम्राट के जन्मदिन को राष्ट्रीय छुट्टी का दिन घोषित कर दिया गया और वह पश्चिमी अंदाज में सैनिक कपड़े, जो आप देखते थे, सैनिक कपड़े पहनने लगे। आगे देखिएगा, फिर कहता है 1819 के शिक्षा से संबंधित राजज्ञ ने लोगों को पढ़ने, जनता के सार्वजनिक तथा साझे हितों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। कहता है द इम्पीरियलिस्ट rescript on educations of 1890 urged people to pursue learnings, advance public good and promote common interest। ठीक है, आगे देखिए 1910 तक लगभग ऐसी स्थिति आ गई कि स्कूल जाने से कोई अछूता नहीं रहा और पढ़ाई की फीस काफी कम थी। जापान की बात कर रहे हैं हम। फिर उसमें देखा कि शिक्षा मंत्रालय पाठ्यक्रम पर किताबों के चयन तथा शिक्षकों के परीक्षण पर नियंत्रण रखता था और जिसे नैतिक संस्कृति का विषय कहा गया उसे पढ़ना जरूरी था, और तथा किताबों में माता पिता के आदर सम्मान, राष्ट्र के प्रति वफादारी तथा अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा दी जाती थी। और मेजी सरकार ने पुराने गांवों तथा क्षेत्रीय सीमाओं को बदलकर राष्ट्र के एकीकरण के लिए नया प्रशासनिक ढांचा तैयार करने का काम करा। आगे देखना उसी चीज को। फिर कहता है कि कुछ समय के लिए सेना में 20 साल से अधिक उम्र के नौजवानों के लिए काम करना जरूरी हो गया और एक आधुनिक सैन्य बल तैयार किया गया और एवं कानून व्यवस्था बनाई गई जो राजनीतिक गुटों के गठन को देख सके। फिर लोकतांत्रिक संविधान तथा आधुनिक सेना इन दो अलग आदर्शों को महत्व देने के दूरगामी नतीजे हुए। जैसे इसमें आपने देखा कि द टेंशंस बिटवीन दीज डिफरेंट आइडियल्स represented by a democratic constitutions and a modern army was to have far-reaching consequences। ठीक है, जापान भाषा तीन लिपियों का एक साथ प्रयोग करती है। इनमें से एक कांजी जापानियों ने चीनी से 6ठी शताब्दी में ली। कांजी भाषा तीन लिपि अगर बात करते हैं जिसमें कांजी या चीनी द्वारा उनको लिया गया था, बाय चीनी से, जो चाइना है उनके द्वारा चीनियों से लिया गया था। और उसके बाद हीरागाना नारी आसान समझी जा। उसके बाद हमने देखा कि चीनियों से 6ठी शताब्दी में और उन्होंने 2 ध्वन्यात्मक वर्णमालाओं का विकास भी किया और हीरागाना तथा कताकाना 2 ध्वन्यात्मक इनको द्वारा किया गया। एक हीरागाना और दूसरा आपने देखा कताकाना। यह स्वयं उनके द्वारा कहने का मतलब जापानियों द्वारा स्वयं इस भाषाओं को प्रचलन में लाया गया। और कहता है क्योंकि ह्यान काल में बहुत सी लेखिकाएं इसका इस्तेमाल करती थी और जैसे कि मुरासाकी, और इसको इस्तेमाल करने वाले मुरासाकी द्वारा इसको जो लेखिकाएं थी या लेखक थी इनके द्वारा इसको यूज किया जाता था मुरासाकी द्वारा। ठीक है, उसी चीज को कहा जापानीज हैड borrowed their स्क्रिप्ट फ्रॉम द चाइनीज इन द 6th century। हाउएवर
since their language is different from Chinese, they developed two phonetics alphabets. हमने जिसमें देखा हिरागाना एंड उसके बाद काताकाना. काताकाना it was used by many women writers in the Murashan in the Henian periods such as the Murashan. ठीक है, इनमें मुराशाकी में हमने देखा. ठीक है, उसी चीज को कहता है अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन इन द इकोनॉमी, जो अपने यहाँ जापान ने करने का काम करा उसके बारे में, जिसमें देखा मेजी सुधारों का अन्य महत्वपूर्ण भाग अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण था. और इसके लिए कृषि पर कर लगाकर धन जमा किया गया. जो टैक्सेशन था वह किस पे थोपा गया? जो एग्रीकल्चर पीजेंट थे उन पर टैक्सेशन के लिए. और 1870 से 72 में जापान की पहली रेलवे लाइन टोक्यो तथा योकोहामा बंदरगाह के बीच बिछाई गई. लिख लीजिएगा, दैट्स द मेन पॉइंट. 1870 टू 72 यहाँ पे देखते हैं कि जो जापानी थे, जापान वाले भैया इनके द्वारा रेल लाइन यहाँ पे आप देखते हैं कि टोक्यो को एतो बोला जाता था, एदो. और आपको पता है कि ये दुनिया का आज भी सबसे घनी आबादी वाला शहर है, यह जो जापान की राजधानी है टोक्यो. और तथा योकोहामा. हाँ, योकोहामा बंदरगाह या पोर्ट होता था, योकोहामा पोर्ट. ठीक है, के बीच बिछाई गई थी. अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द मेजी रिफॉर्म्स वाज द मॉडर्नाइजिंग ऑफ द इकोनॉमी फाउंड राइज्ड बाय लेइंग्स एंड एग्रीकल्चर टैक्सेस. और यहाँ पे एग्रीकल्चर पर भी टैक्स लगाया गया, एग्रीकल्चर टैक्सेशन भी इनसे लिया जाने लगा. ठीक है, फिर आगे फर्स्ट रेल लाइंस बिटवीन द टोक्यो एंड द पोर्ट ऑफ द योकोहामा वाज बिल्ड इन द 1870 टू 70. इतना. और भारत में फर्स्ट रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? 1853. हम इनसे पहले रेलवे लाइन बिछा दिए थे, हम नहीं, मतलब अंग्रेजों द्वारा जो शासन था उनके द्वारा बिछाया गया था. भारत में पहली बार 1853 में 32 किलोमीटर के लिए मुंबई से ठाणे के लिए रेलवे लाइन बिछाई गई थी. बहुत अच्छा, वेरी गुड. चलिए, आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं का प्रारंभ, यानी देख लीजिए. और इसके बाद आपने देखिए रेल लाइन, रेलवे आ गया. जब रेलवे आया तो पैसा रखेंगे ना जी, पैसा कमाएंगे, रखेंगे कहाँ? बैंक में. तो 1872 में बैंक को भी कर दिया गया. अब मित्सुबिशी, एक और नाम लिख लीजिएगा, मित्सुबिशी तथा सुमितोमो आमितोमो भालो आछे. उसी तरह से जैसे कंपनियों का सब्सिडी एवं करों में फायदे की वजह से प्रमुख जहाज निर्माण बनाने में मदद मिली. और यह सब्सिडी इनको मिलने लगा और प्रमुख जहाज निर्माण बनाने में, जो जहाज होता है ना, उनमें इनको फायदा हुआ. आगे बढ़ते हैं. फिर देखिए, कहता है इन 1872 मॉडर्न बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस वर लॉन्च. कंपनीज लाइक मित्सुबिशी एंड दूसरा है सुमितोमो. इसको लिख लीजिए, क्या है इसे कहिएगा. मित्सुबिशी, दूसरा आप देखते हैं सुमितोमो. ठीक है, ये दो नाम है. चलिए, were held through subsidies where tax benefits becomes major ship builders, so that Japanese trade was from now to the carriage in the Japanese ship. ठीक है, और यह बहुत और टापू का शहर है भाई, वहां जापान में तो शिप की जरूरत पड़ती ही है, तो वही शिप बिल्डिंग में इन लोगों का अच्छा खासा रहा. चलिए आगे देखते हैं. 1872 में जनसंख्या 3.7 करोड़ थी. मतलब हम देखते हैं यही 1872 में जो इनकी जनसंख्या जिसको पॉपुलेशन बोलते हैं, यह पॉपुलेशन 3.5 करोड़ थी. किसकी जनसंख्या?
जापान की, जो 1920 में बढ़ करके 5.5 हो गई, जो 1920 में 5.5 करोड़ हो गई, 1920 में यह 5.5 करोड़ हो गई। मतलब बल्ले बल्ले भी खूब की है। देखिए आगे हो गई। जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए सरकार ने प्रवास को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया। मतलब ज्यादातर आप जापान छोड़ करके घूमिए फिरिए, दूसरे देश में भी जाकर के वहां का जनसंख्या बढ़ाइए, तो जापानीज को बाहर भेजने का काम किया गया। फिर आगे देखिए, पहले उत्तरी टापू यानी होक्काइडो की ओर, और पहले उत्तरी टापू जो था, टापू द्वारा तो है ही, वो होक्काइडो की ओर कहा गया, होक्काइडो की ओर कहा गया, और जो बहुत हद तक स्वतंत्र इलाका था, तथा यहाँ आयून कहे जाने वाले देसी लोग भी रहते थे। यहाँ जो लोग रहते थे इसको आइनू कहते थे। आइनू लोग यहाँ निवास करते थे। फिर हवाई एवं ब्राजील तथा जापान, फिर हवाई, ब्राजील और जापान के बढ़ते हुए औपनिवेशिक साम्राज्य की तरफ इनको बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। आगे देखिएगा उसी चीज को, द पॉपुलेशन 3.5 मिलियन इन 1872 increased to 5.5 million in the 1920 to reduce population pressures of the government actively encouraged migrations first to the northern island Hokkaido, which had been largely autonomous areas where the indigenous people called the Ainu lived, and then to Hawaii and Brazil was built as the growing colonial empire of Japan। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं जी। चलिए, है कि औद्योगिक मजदूर यानी इंडस्ट्रियल वर्कर, औद्योगिक मजदूर की संख्या 1870 में 7 लाख से बढ़कर के 1913 में 40 लाख हो गई। ध्यान दीजिएगा, जो इंडस्ट्रियल लेबर वर्कर थे, इनकी जो पॉपुलेशन थी यानी जो जनसंख्या थी, वह 1870 में यह 7 लाख थी, और जो 1913 आते आते इनकी संख्या 40 लाख हो गई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तक पहुंच गई। और पहली आधुनिक हड़ताल का आयोजन 1986 में किया गया, और 1886 में हड़ताल हुआ किनका? इन वर्करों का पहली बार हड़ताल इसमें किया गया था, तकरीबन 16 साल बाद। इसके बाद हम देखते हैं कि 1900 के बाद कारखानों में पुरुषों की संख्या बढ़ने लगी, परंतु 1913 के दशक में आकर ही पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक हुई। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर 1897 में संसद के पहले निचले सदन तनाको रोजो ने औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ पहला आंदोलन किया, और यह संसद के निचले सदन के थे। ठीक है, और उसके बाद आंदोलन छेड़ा, और जब 800 गांववासी जन विद्रोह में एकत्रित हुए तथा उन्होंने सरकार को कारखाने के लिए मजबूर किया। ठीक है, उसके बाद कहता है कि आक्रमण राष्ट्रवाद यानी एग्रेसिव नेशनलिज्म, इसमें क्या है हम देखते हैं। कहता है कि मेजी संविधान समिति मताधिकार पर आधारित था, और उसने डाइट बनाई, और जिसके अधिकतर समिति थे। जापानियों ने संसद के लिए इस जर्मन शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि उनकी कानूनी सोच जर्मन की सोच से प्रभावित थी, यानी डाइट बनाई। डाइट
डायट, याद रखिएगा यह संसद का नाम है और जो जापानियों द्वारा बनाया गया था। ठीक है, हाँ आगे उसके बाद हम देखते हैं 1918 और 1931 के बीच जनमत से चुने गए प्रधानमंत्रियों ने मंत्रिपरिषद बनाई और 1918 टू 31 के बीच जो मंत्री चुने गए थे इन्हीं में से पीएम को इन्होंने बनाया। ठीक है, आगे देखिएगा, कहता है प्रधानमंत्री ने 1899 में आदेश दिए कि सिर्फ सेवारत जनरल तथा जो सेना के थे उसके बाद तथा एडमिरल ही मंत्री बन सकते हैं और सेना को मजबूत बनाने की मुहिम तथा जापान के उपनिवेश देशों की वृद्धि इस डर से जुड़े हुए थे कि जापान पश्चिमी शक्तियों की दया पर आश्रित है। ठीक है, पश्चिमी शक्ति जो था मतलब जो यूरोपियन थे उन पे यह आश्रित था। इन 1899 द प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर्ड दैट ओनली सॉवरिन जनरल्स sovereign generals and admirals could become ministers. This strengthening of the military together with the expansion of Japan's colonial empire was connected with the fear that Japan was at the mercy of the western power। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पश्चिमीकरण तथा परंपरा यानी वेस्टर्नाइजेशन एंड द ट्रेडिशन। कहता है फुकुजावा युकिची जी मेजी काल के मुख्य बुद्धिजीवियों में से थे और जिनका कहना था कि जापान को अपने एशिया से अलग कर देना चाहिए और यह नाम इसलिए फेमस होती है कि यह जो बंदा था यह जापान को एशिया से अलग होने की बात करता था कि जापान को एशिया से अलग कर देना चाहिए, तब जाकर के जापान का विकास ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। और चलिए उसके बाद कहता है संवैधानिक सरकार की मांग करने वाले जनवादी अधिकारों के आंदोलन के नेता उएकी एमोरी, एक और है उएकी एमोरी, यह आप देखते हैं इमोरी 1857 से लेकर के 1892 यह जो अधिकारों की बात करते थे, जनता के अधिकारों की बात करते थे और फ्रांसीसी क्रांति के लोगों के प्राकृतिक अधिकार तथा यानी नेचुरल राइट्स एंड जन प्रभुसत्ता के सिद्धांतों के प्रशंसक थे। ठीक है, जिसमें कहता है आगे फिर अब देखते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी क्या थी। नया घर, जिसे जापानी अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करते हुए होमू कहते हैं, यानी जो नया घर होता है उसको जापानी भाषा में होमू कहा जाता है, नया शब्द होमू। और कहते हैं का संबंध मूल परिवार से था जहां पति पत्नी साथ रह कर कमाते और घर बसाते थे। ठीक है, होमू। द न्यू होमियस the Japanese new home, the homiest the Japanese say using the English word was that of the nuclear families where husband and wife lived, the breadwinner and the home maker। ठीक है, कहा निर्माण, उसके बाद कहा निर्माण कंपनियों ने 1920 के दशक में शुरू में 200 येन देने के बाद लगातार 10 वर्षों के लिए 12 येन महीने की किस्तों पर लोगों को सस्ते घर मुहैया कराए और यह एक ऐसे समय में जब एक बैंक कर्मचारी उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति का वेतन 40 येन था। ठीक है, येन वहां की मुद्रा है। In the 1920 construction companies made cheap houses available for a down payment of 200 येन। ठीक है, YEN होता है वहां की मुद्रा। ठीक है,
इन, फिर उसके बाद एंड द मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ द 12 इन फॉर देन ईयर्स, दिस एट द टाइम्स व्हेन द सैलरी ऑफ अ बैंक एम्प्लॉयज a person with higher education was at 40 yen per month। जो हायर एजुकेशन में तो बैंक के कर्मचारी वगैरह उनको 40 एन मिलता था, कितने दिनों में? एक महीना में, ठीक है। और जिसमें 12 एन उनको घर का देना पड़ता था। आगे देखिएगा, अब कार क्लब क्या थे, जिसमें कहता है कि मोगा आधुनिक लकड़ी के लिए संक्षिप्त शब्द है। मोगा, अच्छा, मोगा जो मॉडर्न गर्ल होती थी, मोगा एंड एब्रिविएशन फॉर द मॉडर्न गर्ल, ठीक है, सॉरी गर्ल, मॉडर्न गर्ल के लिए, लकड़ी लड़की फर्क कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। उसमें फिर क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। यह 20वीं शताब्दी में लिंग बराबरी, विश्व जननीय यानी कॉस्मोपॉलिटियन संस्कृति तथा विकसित अर्थव्यवस्था के विचारों के एक साथ आने का प्रमाण है, ठीक है, कि विकसित अर्थव्यवस्था एक साथ आ रहा है। अब आगे देखिए, कहता है 1878 से जनता के लिए बाग बनाए गए तथा बड़ी दुकानें, डिपार्टमेंट्स स्टोर बनने लगी और टोक्यो में गिंजा यानी गिनबुरा के लिए एक फैशनेबल इलाका बन गया। और उसके बाद हम देखते हैं, गिनबुरा शब्द गिंजा तथा बुरा को मिलाकर बनाया गया है और बुरबुरा का अर्थ है बिना किसी लक्ष्य के घूमना, ठीक है। और पहले रेडियो स्टेशन 1925 में खुला और जापान में जो रेडियो स्टेशन 1925 में रेडियो स्टेशन खुला, जापान में खुला और 1899 में फिल्में बनने लगी और फिल्म्स जो बनने लगी 1899 में फिल्में भी बनने लगी। अब भारत में आप देखते हैं 1940 के बाद 1950 के बाद ये फिल्मों का निर्माण होता है और उसके बाद फिल्में बनने लगी तथा जल्द ही दर्जन भर कंपनियां सैकड़ों की तादाद में फिल्में बनाने लगी। आगे देखिएगा, आधुनिकता पर विजय यानी ओवरकमिंग मॉडर्निटी, जिसमें कहता है कि 1930 से 40 के दौरान सत्ता केंद्रित राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला जब जापान ने चीन तथा एशिया के उपनिवेश बढ़ाने के लिए लड़ाइयां लड़ी और इसने चीन को भी 1930 और 1940 में बात करते हैं। कहता है स्टेट centrated nationalism found fall expressions in the 1930s and the 1940s as the Japan launched wars to extend its empire in the China and other parts of Asia, a war that merged into the Second World War. Japan attacked the USA at the Pearl Harbor पर यह पहला उसका अटैक था जो उसके लिए घातक साबित हो गया। अगर वो अमेरिका से नहीं उलझता तो आज वो विश्व बिरादरी में एक दूसरी साख रखता जापान, ठीक है, और विश्व युद्ध और भी चलता, उतनी जल्दी समाप्त भी नहीं होता। लेकिन उसके नागासाकी और हिरोशिमा पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका 1945 में दाग दिया बम। क्या दाग दिया बम, जिसके कारण से उसको हार का सामना करना पड़ा और बिलबिलाता बिचीखता हुआ वह चाइना से पीछे की ओर भागते हुए जापान भागा, क्योंकि सबको अपने परिवार की चिंता होती है तो सब भागने लगे। और फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ, 1943 में एक संगोष्ठी हुई आधुनिकता पर विजय, जिसमें कहा एन इन्फ्लुएंशियल symposium of overcoming modernity in the 1943 debates and the dilemma facing Japan of how to combat the best while being modern। देखिए अब आगे कहता है कि दर्शन शास्त्री निशितानी केजी ने, नाम बहुत अच्छा है, निशितानी केजी ने आधुनिक को 3 पश्चिम धाराओं में मिलन एकता से परिभाषित किया, जैसे पुनर्जागरण,
पुनर्जागरण, प्रोटेस्टेंट और प्रोटेस्टेंट सुधार, जो चर्च वाला जो सुधार था, तथा प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञानों का विकास, इसके बारे में किनके द्वारा, निशितानी केजी द्वारा यह जो आधुनिक था उसको 3 भागों में बांटने का काम करा गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जापान की नैतिक ऊर्जा, यह शब्द जर्मन दार्शनिक शास्त्री रांके से लिया गया है, जापान की नैतिक ऊर्जा, ठीक है। The philosopher Nishitani Keiji defined modern as the unity of the streams of Western thought, the Renaissance, the Protestant, ठीक है, the Renaissance, the Protestant, ठीक है। देखिएगा, चलिए आगे देखिएगा, शांति बनाए रखें। हार के बाद एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में वापसी, आफ्टर जब जापान हारा किससे, अमेरिका से, उसके बाद एक अच्छे खासा इकोनॉमिक्स के रूप में वह लोगों के सामने आता है। देखिएगा अर्थ के, हाँ, जापान के औपनिवेशिक साम्राज्य की कोशिश संयुक्त बल के हाथों हार कर समाप्त हो गई। जापान अटेम्प्ट टू कर्व out a colonial empire ended with its defeated by the allying forces। बहुत शर्म की बात रही। और फिर देखिए, अमेरिकी नेतृत्व वाले कब्जे 1945 से 47 के दौरान जापान का विसैन्यीकरण कर दिया गया, मतलब वो सैन्य नहीं रख सकता है, आर्म फोर्स नहीं रख सकता है, तथा एक नया संविधान लागू हुआ और जिसमें अनुच्छेद 9 के तथाकथित युद्ध न करने के वाक्यांश के अनुसार युद्ध का राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में उपयोग वर्जित हुआ। और अनुच्छेद आर्टिकल 9, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 9 जापान युद्ध नहीं करेगा किसी से, शांति प्रिय देश घोषित कर दिया गया। लेकिन इन दिनों देखा जा रहा है जापान भी अपनी ताकत को बढ़ाने में फिर से लगा हुआ है, जान रहा है कि अब सब उलझ जाएगा तो हम तो मर जाएंगे, तो अपनी सैनिक ताकत को और बढ़ाने में फिर से लगा हुआ है। आगे देखते हैं, राजनीतिक पार्टियों को पुनर्जीवित किया गया और तथा जंग के बाद पहला चुनाव 1946 में हुआ, यानी इलेक्शन 1946 में हुआ। उस समय भारत गुलाम था, सोचिए हमसे कितना आगे जी रहा है। राजनीतिक पार्टियों को पुनर्जीवित किया गया 1944 में। 1946 में फर्स्ट इलेक्शन करवाए गए और पहली बार मतदान महिलाओं ने भी की। और यहां भी आप देख लीजिए कि जो जापान है, इन द जापान after war first re-election in 1946, और फर्स्ट ऑफ ऑल 1946 वुमेन इलेक्शन राइट्स, यहां इलेक्शन राइट्स यानी वोटिंग राइट, इलेक्शन में इन इलेक्शन वोटिंग राइट, वोट देने का राइट इनको यहां से पहली बार मिल जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, फिर उसके बाद क्या कहता है, आगे देखिए, फिर कहता है कि टोक्यो में 1964 में हुए ओलंपिक खेल जापानी अर्थव्यवस्था की परिपक्वता के प्रतीक बनकर सामने आया। और टोक्यो में 1964 में ओलंपिक हुआ था, 1964 में ओलंपिक गेम हुआ था। और आपको पता है कि ओलंपिक गेम क्या होता है, हर 4 साल पे होता है, समर होता है, विंटर होता है, सब अलग अलग से करवाए जाते हैं, फिजिकल एजुकेशन में पढ़ना है। तो वही ओलंपिक गेम हुआ था, जिसके बाद स्वाभाविक है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय लोग भी आएंगे तो देश की उन्नति बढ़ेगी। तो फिर उसके बाद उनकी अर्थव्यवस्था और ज्यादा सुदृढ़ीकरण की ओर बढ़ने लगी। और फिर उसके बाद क्या कहता है कि इसी तरह 1964 में तेज गति वाली शिकानसेन यानी बुलेट ट्रेन का जाल भी शुरू किया गया। और इसी समय बुलेट ट्रेन का, जो हम कहते हैं बुलेट ट्रेन का जाल भी शुरू किया गया।
और जाल भी शुरू किया गया और इस पर रेलगाड़ियां 200 प्रति किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती है और भारत की रेलगाड़ियां 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। तो जापान हमसे 100 किलोमीटर आगे है, याद रखिएगा फिलहाल। लेकिन अब हाल फिलहाल ऐसे भी हुए हैं, जापान में 350 किलोमीटर पर आवर की भी रफ्तार से ट्रेनें चलती है, बुलेट ट्रेन 350 किलोमीटर मतलब 3 घंटा में पहुंच जाएगा बिहार। चलिए आगे देखिएगा, फिर कहता है उसके बाद अब वे 300 मील प्रति घंटा रफ्तार, वही चीज कह रहा है, यह भी हो गया है 300-350। आगे देखिए, फिर कहता है कि जापानियों की सक्षमता दर्शाती है कि वे नई प्रौद्योगिकी के द्वारा बेहतर तथा सस्ते उत्पाद बाजार में उतार सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, अर्गजी यानी कार्डमिनियम का जहर, जिसके कारण बहुत ही कष्टदायक बीमारी होती थी, एक शुरुआती सूचक था और इसके बाद 1960 के दशक में मिनामाता की में पारे के जहर के फैलने तथा 1970 के दशक में उत्तरार्ध में हवा में प्रदूषण से भी कई परेशानियां आई। ठीक है, कार्डमियम जिसको बोलते हैं। चीन, अब चीन की तरफ लौटते हैं, अब हमारा रुख होता है चीन के तरफ। ठीक है, बेचैनी नहीं ना है, चीन की तरफ लौटते हैं, बेचैनी नहीं ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरे गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष सन यात सेन, जब दूसरा रिपब्लिक बना तो पहले सन यात सिंह, देखते हैं रिपब्लिक रिवोल्यूशनरी सच एज द सन यात सेन, नाम याद रखिएगा। हम पढ़ रहे हैं अब चीन को, चीना को, जिसको हम लोग ड्रैगन भी बोलते हैं, यह एक ड्रैगन से कम नहीं है, मित्रता निभाना नहीं जानता है, शत्रुता को भूलता नहीं है, नाम है उसका चीन, ध्यान दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सन यात सिंह द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक, या पहले प्रेसिडेंट, कहा कि जैसे कि गणतांत्रिक क्रांतिकारी जापान का पश्चिमी के विचारों को प्रभावित थी और तीसरे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी युगों की असमानताओं को खत्म करके तथा विदेशियों को भगा देना चाहती थी। ठीक है, इसका तत्कालीन प्रभाव तो सीमित था, लेकिन इसने उन चीजों की शुरुआत कर दी जिन्होंने 19वीं सदी में जाकर तेज गति से पकड़ी। और जब ब्रिटेन ने अफीम के देखा 19वीं सदी में जाकर के तेज गति पकड़ी और ब्रिटेन ने अफीम के फायदेमंद व्यापार को बढ़ाने के लिए सैन्य बलों का उपयोग किया और इसी के कारण पहला अफीम युद्ध 1839 to 42 तक हुआ, यानी 1839 to 1942 तक यह अफीम फर्स्ट अफीम वॉर यह तब तक हुआ। ठीक है, उसके बाद आगे कहता है कि इसने सत्ताधारी क्विंग राजवंश को कमजोर कर दिया और जिसके कारण, इसका कारण क्या हुआ, कारण हुआ क्विंग राजवंश का कमजोर होना, यह वीक हो गई, शासन कमजोर होना, और फिर किया तथा सुधार एवं बदलाव की मांगों को मजबूती दी। कहता है भारत का उदाहरण भी सामने था और विचारक लियांग चियाओ का मानना था कि चीनी व्यक्तियों में एक राष्ट्र की जागरूकता लाकर ही चीन पश्चिम का विरोध कर सकता है, मतलब जो राष्ट्र है वह एक करके विरोध कर पाएगा। और 1903 में उन्होंने लिखा कि भारत एक ऐसा देश है जो किसी देश से नहीं बल्कि एक कंपनी के हाथों बर्बाद हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के वे ब्रितानी की ताबेदारी करने तथा अपने लोगों के साथ कठोर होने के लिए भारतीयों की आलोचना करते थे। ठीक है, आगे देखिएगा उसी चीज को फिर क्या कहता है। कहता है कि 1905 में रूस जापानी युद्ध एक ऐसा युद्ध जो चीन की जमीन पर तथा चीनी इलाकों पर प्रभुत्व के लिए लड़ा गया था और के बाद वर्षों पुरानी चीनी परीक्षा प्रणाली समाप्त कर दी गई और जो प्रतियोगियों को अभी जाति सत्ताधिकारी वर्ग के दाखिल दिलाने का काम करती थी, जो एलिट सत्ताधिकारी थे उनको
उसमें दाखिल दिलाने का काम किया करती थी। In 1905, just after Russia-Japanese war, a war fought on Chinese territory. On centuries-old Chinese examination system that gave conditions or entry into the elite ruling class was the abolished. ठीक है, आगे देखिए कहता है गणतंत्र की स्थापना, इस्टेब्लिशिंग रिपब्लिक। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं इस्टेब्लिशिंग द रिपब्लिक। क्या कहता है इसमें, ध्यान दीजिएगा। इसमें कहता है कि मांचू साम्राज्य, इसमें कहता है मांचू साम्राज्य, जो मांचू साम्राज्य था मांचू साम्राज्य 1911 में यानी इसका समाप्त कर दिया गया। और सन्यात सेन, जो सन्यात सेन 1866 से लेकर के 1925 यह रहे और के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना की गई। गणतंत्र की स्थापना की गई। वे निर्विवाद रूप से आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। इसमें कोई विवाद नहीं है। वह चीन के संस्थापक माने जाते हैं। आधुनिक जो मॉडर्न चीन बना उसके वे एस्टेब्लिशमेंट करता माने जाते हैं। चलिए आगे देखिएगा उसी चीज को। कहता है उनका कार्यक्रम 3 सिद्धांत सन मिन च्यू के नाम से प्रसिद्ध है। यह 3 कार्यक्रम था जिसको सन मीन चुई के नाम से यह प्रसिद्ध है। और ये 3 सिद्धांत हैं राष्ट्रवाद का। इसका मतलब होता है राष्ट्रवाद जिसको नेशनलिज्म बोलते हैं। इसका मतलब होता है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, और को सत्ता से हटाने तथा सत्ताहीन अन्य साम्राज्यवादियों को हटाने, गणतंत्र या गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करना तथा समाजवाद जो पूंजी का नियमन करे एवं भूस्वामित्व के एक रूपता लाएं। ठीक है, जो भूमि स्वामित्व यानी पूंजी को समान जैसे सबके लिए होना चाहिए और जो लैंड वगैरह होती है उसमें भी सभी लोगों का होना चाहिए, इसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर कहता है 4 मई 1919 में बीजिंग में युद्धोत्तर शांति सम्मेलन के निर्णयन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। ऑन 4 मई an angry demonstrations was held in Beijing to protest against the decisions of the post-war peace conference। ठीक है, आगे देखिएगा। उसी तरह से सन्यात सेन के विचार कुमो, यानी जो सन्यात सेन थे या जो सेन साहब थे, सन्यात सेन थे, इनके विचार को बहुत प्रभावित थे, इनके विचार से बहुत प्रभावित थे कुओमिंगतांग इनके जो थॉट से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उन्होंने कपड़ा, खाना, घर तथा परिवहन, इन 4 बड़ी आवश्यकताओं को रेखांकित किया। इनके लिए इन्होंने कहा कि जो समाज है उनके लिए 4 चीजों की जरूरत होनी चाहिए। इन्होंने कहा, रेखांकित किया, जैसे कपड़ा होना चाहिए लोगों के ऊपर, कपड़ा के बाद खाना भी चाहिए, घर भी चाहिए, और घर तब हो जाए तो परिवहन का भी साधन चाहिए, क्योंकि घर से तो लोग पैदल चलेंगे नहीं। इसके लिए उन्होंने इनको रेखांकित करा, इन 4 बड़ी आवश्यकताओं को रेखांकित किया। सन्यात सेन की मृत्यु के पश्चात चियांग काई शेक, जब यह सन्यात सिंह मरते हैं तो इनकी मृत्यु के बाद चियांग काई शेक यानी इनका पीरियड था 1887 टू 1975। इन्होंने कुओमिंतांग के नेता बनकर उभरे तथा उन्होंने सैन्य अभियान के द्वारा बर्लाडन और स्थानीय नेता जिन्होंने सत्ता छीन ली थी अपने नियंत्रण में किया एवं साम्यवादियों को खत्म कर डाला। और फिर आगे चर्चा करते हैं जिसमें कहता है कि
इसमें कहता है औद्योगिक विकास धीमा तथा गिने चुने क्षेत्रों में था और 1919 में संघाई जैसे शहरों में औद्योगिक मजदूर वर्ग उभर रहा था और तथा इनकी संख्या 5 लाख थी, परंतु इनमें से सिर्फ कुछ प्रतिशत मजदूर ही जहाज निर्माण जैसे कि आधुनिक उद्योगों में काम कर रहे थे और अधिकतर लोग नगण्य शहरी यानी सियाओ सिमीन व्यापारी एवं दुकानदार होते थे और शहरी मजदूर विशेष तौर से महिलाओं को बहुत कम वेतन मिलता था, ठीक है, और पुरुषों को अधिक मिलता था। फिर कहा 1902 में पीकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और यह पीकिंग विश्वविद्यालय था, इसकी स्थापना 1902 में की गई। यूनिवर्सिटी ऑफ पीकिंग स्कूल एंड यूनिवर्सिटी पीकिंग University was established in 1902। यह पीकिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई 1902 में। आगे देखिए फिर क्या कहता है। अब कहता है चीनी साम्यवाद दल का उदय। अब इसके बाद हम देखते हैं चीनी साम्यवाद दल का उदय हुआ। साम्यवाद दल का उदय, चीनी साम्यवाद दल का उदय कैसे हुआ, जिसमें कहता है कि द राइज ऑफ कम्युनिस्ट पार्टीज ऑफ चाइना, चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना, या जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो साम्यवादी पार्टी थी, इसकी स्थापना 1921 में की गई थी। एस्टेब्लिशमेंट इसकी 1921 में की गई। रूसी क्रांति के कुछ समय बाद, रूसी क्रांति 1917 में हुई थी, 1917 में हुई थी और उसी सफलता ने पूरे विश्व पर जबरदस्त असर डाला और लेनिन तथा ट्रॉट्स्की जैसे नेताओं ने मार्च 1918 में कम्युनिस्टर्न या तृतीय अंतर्राष्ट्रीय थर्ड इंटरनेशनल्स का गठन किया, जिससे विश्व स्तरीय सरकार बनाई जाए जो शोषण खत्म कर सके। और कम्युनिस्टर्न तथा सोवियत संघ ने विश्व भर में साम्यवादी पार्टियों का समर्थन किया। कम्युनिस्टर्न तथा सोवियत संघ ने विश्व भर में तमाम पार्टियों का इसमें समर्थन किया। सोवियत की कुओमिंतांग द्वारा कम्युनिस्टों की कुओमिंतांग द्वारा कम्युनिस्टों की नाकेबंदी ने पार्टी को दूसरा आधार ढूंढने पर लाचार किया और इसके कारण उन्हें लॉन्ग मार्च 1934 टू 35 पर जाना पड़ा और जो कि शांग्सी तक 6000 मील का कठिन सफर था। उसके बाद देखिएगा नए जनवाद की स्थापना 1949 से लेकर के 65। इसमें आपने देखा एस्टैब्लिशिंग द न्यू डेमोक्रेटिक 1949 टू 65। कहा 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार कायम हुई और जिसमें कहा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी की सरकार, यह 1949 में 1949 में एस्टेब्लिश्ड हुई। चाइना में एक नए लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित थी और सर्वाहारी की तानाशाही जिसे कायम रहने का दावा सोवियत संघ का था से भिन्न था। तो नया लोकतंत्र सभी सामाजिक वर्गों का गठन था। यह नए लोकतंत्र सभी समाज को मिला करके गठन करा गया था। फिर आगे कहता है कि जन समुदाय को माओ पार्टी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पाने के लिए प्रेरित करने में कामयाब रहे और उनकी सोच साम्यवादी समाजवादी व्यक्ति बनाने की थी और जिसकी 5 चीजें प्रिय होंगी। एक पृथ्वी, पिता की भूमि, जनता और काम, विज्ञान तथा जन समाप्ति, यह सारे इनके थे माओ पार्टी द्वारा। आगे कहता है कि किसानों, महिलाओं, छात्रों तथा अन्य गुटों के लिए जन संस्थाएं बनाई गई। उदाहरण के लिए ऑल चाइना डेमोक्रेटिक वीमेंस फेडरेशन के 670 लाख सदस्य थे। ऑल चाइना स्टूडेंट्स फेडरेशन के 32,90,000 सदस्य थे। ठीक है, यह सारे उस जो संगठन थे। उसके बाद कहता है कि उसके बाद कन्फ्लिक्टिंग विजन्स 1965 टू 78,
जिसमें देखने को मिलता है कि 1965 में माओ द्वारा छेड़ी गई महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति जो माओ ने छेड़ा था, उसके बाद इसी संघर्ष का परिणाम था जो उन्हें अपने आलोचकों का सामना करने के लिए शुरू की और पुरानी सांस्कृतिक, पुराने रिवाजों तथा पुरानी आदतों के विरुद्ध अभियान छेड़ने के लिए रेड गार्ड्स, मुख्यतः छात्रों तथा सेना का उपयोग किया गया। आगे हम चर्चा करते हैं। उसके बाद 1978 से शुरू होने वाले सुधार, 1978 में पार्टी ने आधुनिकीकरण के अपने 4 सूत्री लक्ष्य की घोषणा की, जो साइंस की, इंडस्ट्री की, फार्मर एग्रीकल्चर की और डिफेंस की, इसके बारे में उन्होंने चर्चा करी। फिर हम देखते हैं दीवार पर लगे एक पोस्टर ने 5 दिसंबर 1978 को 5वीं आधुनिकता का दावा किया कि लोकतंत्र के बिना अन्य आधुनिकताएं कुछ भी नहीं बन पाएंगी। आगे अब ताइवान का किस्सा जरा देख लेते हैं कि ताइवान का नाम सुने हो। ताइवान के बारे में चर्चा करते हैं। चीन के नीचे यहाँ ताइवान की हम बात करते हैं। चीन में देखिएगा जिसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि चियांग काई शेक चीनी साम्यवादी दल द्वारा पराजित होने के बाद वह आगे 30 करोड़ से अधिक अमेरिकी डॉलर तथा उसके बाद बेशकीमती कलाकृतियां लेकर 1949 में ताइवान भाग निकले। वहां उन्होंने चीनी गणतंत्र की स्थापना की और 1894 टू 95 में जापान के साथ हुए युद्ध, यह जगह चीन को जापान के हाथ सौंपनी पड़ी थी और तथा जब से वे जापानी उपनिवेश बनी हुई थी। कायरो घोषणा पत्र 1943 तथा पोस्टडैम उद्घोषणा 1949 के द्वारा चीन को संप्रभुता वापस मिली। ठीक है, आगे देखिए। फिर देखिए, अब देखते हैं यह 1975 में चियांग की मृत्यु के बाद, जो चियांग थे उनकी मृत्यु 1975 के बाद धीरे धीरे शुरू हुई तथा 1887 में जब फौजी कानून हटा लिया गया और विरोधी दलों को कानूनी इजाजत मिल गई, तब इस प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ी। मुख्य भूमि के साथ पुनः एकीकरण का सवाल अभी भी विवादास्पद मुद्दा रहा है और खाड़ी पार के संबंध चीन तथा ताइवान के मध्य सुधार रहे हैं और ताइवानी व्यापार तथा निवेश मुख्य भूमि में बड़े पैमाने पर हो रहे हैं तथा आवागमन कहीं अधिक सुगम हो गया है। आधुनिकता के 2 मार्ग, 2 रोड्स ऑन मॉडर्नाइजेशन, जिसमें कहता है औद्योगिक समाजों ने एक दूसरे की तरह बनने की जगह आधुनिकता के अपने अपने मार्ग बनाए और चीन तथा जापान का इतिहास दिखाता है कि कैसे अलग अलग ऐतिहासिक परिस्थितियों ने स्वतंत्र तथा आधुनिक देश बनाने का बिल्कुल अलग मार्ग तैयार किया और जापान अपनी आज़ादी बनाए रखने में कायम रहा तथा पारंपरिक हुनर एवं प्रथाओं को नए तरीके से उपयोग कर पाया। यद्यपि संघात वर्ग के नेतृत्व में हुए आधुनिकीकरण ने एक उग्र राष्ट्रवाद को जन्म दिया तथा एक दमनकारी सत्ता को बरकरार रखा, जिसने विरोध तथा लोकतंत्र की मांग का गला दबा दिया था। उसके बाद चलिए है अब समाप्ति पे। जापान का आधुनिकीकरण ऐसे माहौल में हुआ जहां पश्चिमी साम्राज्यवाद ताकतों का अधिपत्य था और जबकि जापान ने उनकी नकल की, पर साथ ही अपने हल ढूंढने की भी कोशिश की। आगे चीन का आधुनिकीकरण सफर बहुत अलग था। पश्चिमी तथा जापान दोनों ही किस्म के विदेशी साम्राज्यवाद ने सारे नियंत्रण को कमजोर बनाया तथा राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था तोड़ने के लिए माहौल बना लिया। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद। अगली कक्षा में मिलते हैं।